हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम बात करेंगे स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ जुलाई 10 से जुलाई 14 पे आएगा और इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो है रखा गया है 387 से 407 रुपीज़ के बीच में। और इसमें आपको मिलेंगे 36 शेयर्स और इसमें एक लॉट के लिए आपको देने होंगे 13,932 रुपीज़। और इसकी लिस्टिंग जो होगी वो होगी जुलाई 17 को। अब इसमें जो कंपनी है वो टोटली जो 583 करोड़ रुपीस मार्केट से लेगी। इस 583 करोड़ को जो मार्केट से लेगी उसमें 445 करोड़ जो हैं वो है फ्रेश इशू, यानी कि 445 करोड़ जो हैं वो कंपनी में री इन्वेस्ट होंगे और 137 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल, यानी कि कुछ प्रमोटर्स इसमें से अपना स्टेक निकाल रहे हैं, उनको ये 137 करोड़ रुपीस देगी। जो ये 445 करोड़ जो कंपनी में ये यूटिलाइज करेंगे उसमें से 114 करोड़ का इनका जो डेट है ये वो रीपे करेंगे। इनका जो डेट है वो 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इन्होंने लिया हुआ है, तो वो काफ़ी हाई डेट है और इसको वो पे करेंगे। सिंस आप लोगों को पता होगा कि अभी आरबीआई के कारण काफ़ी रेट्स कम हुए हैं, आरबीआई ने काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी दी है, तो अब ये एक सस्ता डेट लेंगे, तो इसलिए इनको उसमें इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट की सेविंग होगी। और जो बाकी 226 करोड़ रुपीज़ हैं ये उसको अपने बिजनेस में डालेंगे और उसको एक्सपैंड करेंगे। और जो 137 करोड़ रुपीज़ जो ऑफर फॉर सेल है इसमें इनके जो प्रमोटर्स हैं अभी उनके पास 65% शेयर होल्डिंग है, वो उसमें रिड्यूस करके 58% तक आ जाएगा। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर भी इन्वेस्टेड है, उनके पास 19% इस कंपनी की शेयर होल्डिंग है जो कि रिड्यूस होकर 15% आ जाएगी। और इसके और भी इन्वेस्टर्स मैं आपको नाम बताता हूँ, जैसे डॉइच बैंक भी इनके इन्वेस्टर्स हैं, जो एंजल जो इन्वेस्टर्स हैं, और इनके जो मधुसूदन केला वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट इन्वेस्टर हैं, वो उन्होंने भी इस कंपनी पे इन्वेस्ट किया हुआ है। इस कंपनी की एंकर बुक खोली गई थी जुलाई 9 को और वो एंकर बुक थी 174 करोड़ रुपीज़ की, जो प्रॉपरली फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुई थी। और इसको सब्सक्राइब किया था टाटा म्यूचुअल फंड ने, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने, और सोसाइटी जनरल भी इसमें थी, इंश्योरेंस कंपनी थी। तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी प्रोमिनेंट नाम थे जो इनकी एंकर बुक में। और अब मैं बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। इसका जो बिजनेस मॉडल है ये जो बिल्डिंग्स लेती है नॉन इंस्टीट्यूशनल्स ओनर से, जैसे कि जो HNIs हैं उन्होंने कोई बड़ी सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है उनसे लेगी, या जो रिटेलर्स हैं उनसे ये लेगी, जो बिल्डिंग लेगी। और उसके बाद उस बिल्डिंग में ये क्या करेंगे, पूरी की पूरी बिल्डिंग को कस्टमाइज़ करेंगे, उसमें काफ़ी एमिनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, जैसे जिम प्रोवाइड करेंगे, क्रच प्रोवाइड करेंगे, रिटेल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, पार्किंग प्रोवाइड करेंगे, एंट्री एग्जिट प्रोवाइड करेंगे, पूरी टेक्नोलॉजी उसमें प्रोवाइड करेंगे। और उसमें फिर ये सीट्स लगाकर ये क्लाइंट्स को बेचती है, क्लाइंट्स को देती है लीज पे। इससे क्या होगा, जो HNIs और रिटेलर्स जिनकी ये बिल्डिंग होती है उनको सिर्फ एक जो ढांचा ही है उतना ही करके उन्हें देना पड़ता है और उसके बाद उनको फिक्स्ड एश्योरेंस रेंट मिलता रहता है। और ये क्या करेंगे, ये अपने क्लाइंट्स को वो बिल्डिंग लीज पे देंगे 4 या 5 ईयर्स के लिए। और ये जो सारी की सारी एमिनिटीज़ के साथ ये उसे देंगे। और इस एमिनिटीज़ जो ये प्रोवाइड करेंगे इसमें ये भी उसकी कॉस्ट देते हैं, तो इसलिए इनका यहाँ पर एक छोटा सा कैपेक्स पोर्शन भी होता है। और इस कंपनी की अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो इस राइट नाउ इनके पास 738 क्लाइंट्स हैं जो मिड भी हैं और मिड से लेके लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके क्लाइंट्स हैं। इनके MNC भी काफ़ी क्लाइंट हैं, जैसे कि गूगल इनके क्लाइंट है, इंडिया में इनकी टाटा एलेक्सी क्लाइंट है, EY भी इनकी क्लाइंट है, और जो मैप माई इंडिया है वो भी इनकी क्लाइंट है। तो इस तरह से देखेंगे इनके काफ़ी
एक अच्छे एक स्ट्रॉन्ग बेस हैं। आई जस्ट गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस के क्लाइंट्स भी हैं। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, जिसमें कि 5 टॉप जो लीज बिल्डिंग्स दी गई हैं, उसमें से 4 बिल्डिंग्स इस कंपनी ने दी हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि एमिनिटीज़ में जैसे जिम भी प्रोवाइड करते हैं, ये मेडिकल सर्विसेज भी देते हैं, रिटेल सर्विस भी देते हैं, ये साथ साथ जैसे कि क्लियर टैक्स, जो इनकम टैक्स जिससे कि एम्प्लॉयज़ फाइल कर पाएँ, ये उसकी भी इनके टाइड अप हैं। चाय पॉइंट्स हैं, जो बेवरेजेस हैं, उनके साथ भी इनके टाइड अप हैं। उसके बाद अगर मैं इसी कंपनी के ग्रोथ की बात करूं तो 3 इयर्स बैक इस कंपनी की जो सीट कैपेसिटी थी वो 1.3 लाख थी और आज ये 2 लाख हो चुकी है। और अगर आप इनके सेंटर्स देखेंगे तो सेंटर्स मीन्स जो इनकी जो बिल्डिंग जो इनके पास ये बिल्डिंग्स थी, इन्होंने कितनी बिल्डिंग्स लीज पे दी हुई थी, वो थी 38 थी, आज वो 50 हो गई हैं। 3 इयर्स पहले इनके जो क्लाइंट्स थे वो 521 थे और आज वो 738 हो चुके हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये जो इनकी कैगार है बढ़ने की, वो 38% तक चल रही है। और अगर रफली अगर आप जो दूसरी जो इनकी इंडस्ट्री से, ये 1.5 टाइम्स ज़्यादा तेज जा रहे हैं। इंडस्ट्री 22 से 23% कैगार में जा रही है, ये 38% कैगार में बढ़ रहे हैं। और इनका रेवेन्यू लास्ट 3 इयर्स में डबल हुआ है। इनका रेवेन्यू जो 3 इयर्स पहले था वो अराउंड 750 करोड़ का था और अब अराउंड 1409 करोड़ टू बी प्रिसाइज इतना हो चुका है, विच इज़ रफली अराउंड ट्वाइस। और आने वाले टाइम पे अगर आप देखेंगे तो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है। रीज़न बीइंग कि अगर आप देखेंगे इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं वो 2014 पे अराउंड 1300 या 2000 के करीब थे, जो कि इस समय 1 लाख से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स हो चुके हैं। फिर आप देखेंगे कि जो एजुकेटेड हैं, जो अपना जो कॉलेज कर चुके हैं, उसके बाद जो प्रोफेशनल जो डिग्री करते हैं वो अराउंड 25% हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। 2035 पे ये स्टूडेंट्स 25 से बढ़ के 50% तक होंगे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे काफ़ी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, जो कि आप अपना एंटरप्रेन्योर पे भी जा सकते हैं, या गवर्नमेंट एक फ्रेंडली पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं जिससे कि आईटी कंपनीज काफ़ी यहाँ पे आ सकती हैं। तो उसके कारण भी जो इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। और कोविड के बाद पीपल वांट कि सभी के सभी लोग ऑफिस में आके डेफिनेटली काम करें, और जो पहले जो ऑफिस जो लोग कम ले रहे थे वो अब डेफिनेटली वो ज़्यादा लेंगे। और फिर हमारे इंडिया में एक इंग्लिश स्पीकिंग भी काफ़ी ज़्यादा है बाहर की कंट्रीज से, सो एक ये रीज़न भी है। और हमारी ही कंट्री में बेंगलोर में हो या पूना में हो या हैदराबाद में हो, जहाँ पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा इनके बेस है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑफिस की प्लेसेस भी हैं। तो इसलिए अगर देखेंगे तो इस कंपनी की और इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। अच्छा, अब आते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स आपको लॉस में नज़र आएंगे, पर वो लॉस में इसलिए नज़र आएंगे क्योंकि इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 लीजेस का अप्लाई किया हुआ है, उसी कारण से ये लॉस में है। अदरवाइज ये प्रॉफिट में है, ऑपरेशनल प्रॉफिट में है। अगर आप देखेंगे इस आईपीओ का 35% रिटेल शेयर होल्डर्स अप्लाई करेगा। 35% जो टोटल लॉट साइज है, जो टोटल ये जो इनका जो सब्सक्रिप्शन है 583 करोड़ का, उसका 35% रिटेल सब्सक्राइब कर रहा है। और वो रिटेल तभी सब्सक्राइब कर सकता है जब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो। ये मैं आपको एक सेबी की रेगुलेशन बता रहा हूँ। अगर लॉस मेकिंग कंपनी होती है तो वहाँ पे रिटेल 10% से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकता। ये सेबी की एक गाइडलाइंस हैं कि रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप इस कंपनी का देखेंगे आपको दिखाई लॉस देगा, लेकिन यहाँ पर 35% रिटेल शेयर होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेबी का नोटिफिकेशन है, एंड दैट इज़ द रीज़न आपको इसमें जो लॉस दिखेगा वो AS 116 के कारण है। अब इसका आप जो डेट इक्विटी रेशो देखेंगे वो पहले बहुत था, जैसे 8 तक था इसका डेट इक्विटी रेशो 3 इयर्स बैक,
वो अब 3 तक हो गया है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये 114 करोड़ रुपीस जो ले रहे हैं, उससे जो अपना हाई डेट है वो निकालेंगे, जो 10% जिसमें ये इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये वो निकाल के उसको रीपे करेंगे। तो इसलिए इनको जो आने वाले टाइम पे इंटरेस्ट की सेविंग भी डेफिनेटली होगी। और इंटरेस्ट की, और जो बाकी का जो डेट है उसमें अभी जिस तरह से आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन करी है सीआरआर और रेपो रेट में, इस तरीके से इनको काफ़ी वहाँ से भी बेनिफिट होगा। और कई बार इनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ये जो बिज़नेस करते हैं वो मोर देन 300 सीट्स का ये करते हैं। क्योंकि मैंने जिस तरह बताया, मिड से जो हाई कॉर्पोरेट्स होते हैं वो इनके क्लाइंट्स होते हैं, तो वो उनकी जो टर्म्स होती हैं कई बार वो डिमांडिंग में होते हैं, और फिर जो इनके लिए वो टर्म्स काफ़ी अनफेवरेबल भी हो सकती हैं। तो एक ये चीज़ है। और अगर आप देखेंगे इनके जो क्लाइंट्स हैं, ये विदाउट नोटिस जिन्होंने ये मतलब क्लाइंट्स थे, और विदाउट नोटिस जो क्लाइंट्स मतलब कि जिन्होंने प्रॉपर्टी खाली कर दी थी, वो 19 क्लाइंट्स हो चुके हैं। और पहले 3 इयर्स पहले ये सिर्फ 2 क्लाइंट्स ऐसे होते थे। तो 19 क्लाइंट ऐसे थे जिन्होंने कि जो सीट्स हैं वो सीधा विदाउट नोटिस ही खाली कर दी, जो उनको डेफिनेटली इनको लॉस हुआ जिसको। तो वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो ए रिस्क। सो दिस वाज द कंप्लीट एनालिसिस। आप उसको देखिए मेरे चैनल को, और इसको मैंने इंग्लिश में भी किया हुआ है, वो भी डेफिनेटली आप देखिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रोवाइड योर कमेंट। मैं बहुत जल्दी एक और आईपीओ के साथ आऊँगा। एंड दैट्स इट। गुड नाइट। थैंक यू।